नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये वो कार्यक्रम है जहां हम आपको बताएंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है और क्या अफवाह है। इसलिए जरूरी है कि हम आपको जो जानकारी देते हैं और जिन बड़े बड़े रिसर्चर्स और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज करके लाते हैं उन पर आप ध्यान दें। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस की, जो कि क्या सवाल उठ रहा है, हवा से फैलता है या नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब नई गाइडलाइंस जारी की हैं और इस मुद्दे पर शोध और प्रमाण की जरूरत की बात को माना है। उसका कहना है कि हाल ही में ऐसा देखा गया है कि बंद जगहों पर संक्रमण में ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बंद जगहों पर हवा में संक्रमण मुमकिन है। अब बंद जगह कौन सी होती हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट्स हो गए, नाइट क्लब्स हो गए, पब्स हो गए, दफ्तर। ये इलाके ऐसे हैं जहां पर वही हवा सर्कुलेट करती है, यहां पर खतरा ज्यादा है। लंबे समय तक खुले में भी अगर आप रहते हैं जहां बहुत भीड़ है, ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों में संक्रमण का खतरा है। हवा के फैलाव पर तुरंत रिसर्च की जरूरत है। ये WHO भी अब इस बात को मान रहा है और WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। उन्होंने ट्वीट किया है और इस बात की जानकारी भी दी है। उन्होंने ये कहा है कि इस संक्रमण को मानते हुए उन्होंने कहा है WHO ने कोविड ट्रांसमिशन के जरियों पर साइंटिफिक जानकारी प्रकाशित की है। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन मुख्य जरिया है। सतही संक्रमण और हवा से संक्रमण संभव है, खासकर बंद कम हवा और भीड़भाड़ वाली जगहों पर। तो ये उन्होंने ट्वीट किया है, यानी कि इस बात को WHO अब मान रहा है। उन्होंने एक नई गाइडलाइन भी इसको लेकर जारी कर दी है। लेकिन वायरस के हवा से फैलने की आशंका आखिर है या नहीं, कितनी ज्यादा है, इस पर हमने एड्स के वायरस HIV की खोज करने वाले मशहूर अमेरिकी बायोमेडिकल रिसर्चर उनसे खास बातचीत की है। सुनिए वो क्या कहते हैं। उनका नाम है डॉक्टर रॉबर्ट गालो। was very high from the beginning. इस वायरस के इन्फेक्शन की दर पहले बहुत ज्यादा थी और बहुत ज्यादा होने के कारण आपको ये लगेगा कि ये हवा से भी फैल सकता है। आखिर ये सांस संबंधी वायरस है और इनके हवा से फैलने की संभावना होती है। हमें शुरू में लगा कि ये बड़े ड्रॉपलेट के साथ होता है, लेकिन इसके हवा से फैलने की संभावना पहले से थी। But there was always the possibility. और आज के नए आंकड़े जो हमारी सरकार ने जारी किए हैं वो कहते हैं कि भारत में अब तक 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के टेस्ट हो गए हैं। कल यानी कि 9 जुलाई को 2,83,000 टेस्ट किए गए थे। सुनने में ये बड़ी संख्या लगती है, लेकिन ये हर 10 लाख लोगों में सिर्फ 8,000 लोगों की टेस्टिंग है, यानी कि बहुत कम है। और दूसरे देशों के मुकाबले ये टेस्टिंग बहुत ही कम स्तर पर है। और इस पर हमने चर्चा की है डॉक्टर अर्जुन डैंग से, जो कि डॉक्टर डैंग्स लैब के CEO हैं। आइए उन्हीं से सुनते हैं। सबसे पहले तो यही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये टेस्टिंग काफी है। अंजलि, मैं आपसे बहुत सहमत हूं कि टेस्टिंग के नंबर्स बढ़ाए जाने चाहिए, स्पेशली जब WHO ने ये भी कहा था कि टेस्ट और टेस्ट। उसके बाद इंडिया ने अपनी जो सारी लैब्स हैं उनके नंबर्स बहुत ही फुर्तीलेपन से 100 से 1000 तक अब पहुंच गए हैं। जो ये सारी प्रयोगशालाएं हैं, जो ये सारी लैब्स हैं जहां टेस्टिंग हो रही हैं, वहां 3 तरह की टेस्टिंग अभी हो रही हैं। एक तो RT-PCR टेस्ट है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। इसके लिए आपको बहुत एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेन्ड मैन पावर या ट्रेन टेक्नीशियन चाहिए होते हैं। सेकेंड वाला है CB-NAT टेस्ट, जो CB-NAT टेस्ट के लिए आपको इतना एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए होता, बट इसके लिए आपको छोटी मशीन्स चाहिए होती हैं। बट उसमें डिसएडवांटेज ये होता है कि आप सिर्फ 2 या 4 टेस्ट 1 से 2 घंटे में लगा सकते हैं। और तीसरा है रैपिड एंटीजन टेस्टिंग, जो हमारी दिल्ली सरकार ने भी हमने देखा है बहुत सारी जगहों पे अब अवेलेबल है। ये आपको रिजल्ट कुछ मिनटों में ही दे देता है। बट इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर आपका इस पे पॉजिटिव आता है कोविड-19, सो दैट इज वो एकदम एक्यूरेट होता है। बट जो भी अगर पेशेंट है जिनका नेगेटिव आ रहा है बट उनके लक्षण ऐसे हैं कि कोविड-19 सोच रहे हैं डॉक्टर, उनका RT-PCR हमें फिर से करना पड़ता है। डॉक्टर डैंग, हमने देखा है कि फॉल्स नेगेटिव्स भी आए हैं, बल्कि ये तो हमने दिल्ली में मंत्री के साथ ही देखा था कि फॉल्स नेगेटिव आ जाता है, बाद में कंफर्म हो जाता है। तो ऐसे में टेस्ट कौन से हैं जो कि कम फॉल्स नेगेटिव देंगे?
तो इन तीनों में से जो RT-PCR टेस्ट है, जैसे मैंने बताया, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, इसकी भी सेंसिटिविटी जो हमारा नेसोफैरिंजियल एंड ओरोफैरिंजियल स्वैब होता है, उससे 70% तक ही है। इसका मतलब ये है, इसमें समझना ये जरूरी है कि जो ये टेस्ट है वो वायरस का जो आपके शरीर में लोड है उसके हिसाब से नेगेटिव या पॉजिटिव होता है। तो कुछ जो ऐसे मरीज होते हैं जिनमें बहुत ही कम लक्षण है या वायरस का लोड कम है, उसमें फॉल्स नेगेटिव भी आ सकता है। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि जब हम ये सैंपल लेते हैं, जो आपके नेसोफैरिंजियल वॉल, जो आपके नाक के पीछे वाली ये द्वार है, वहां से लेना होता है। अगर ये सैंपल आप सुपरफिशियली लें तो शायद आपको फॉल्स नेगेटिव आए। जी डॉक्टर डैंग, क्या वो दिन आएगा जब हम अपने घरों में ही टेस्ट कर पाएं? सुनने में आ रहा है कि बाहर के देशों में सलाइवा टेस्ट होने वाला है, जिनको आप अपने स्मार्टफोन के साथ लिंक कर सकते हैं, सिंक कर सकते हैं। क्या हमारे यहाँ भी होगा? तो ये जो FDA ने अप्रूव करे हैं किट्स, फ्यू इन द वेस्टर्न कंट्रीज जो उन्होंने अप्रूव करा है, ये बहुत ही दिलचस्प किट्स हैं, क्योंकि ये बहुत आसान बना देती हैं कि जो आपके मरीज हैं वो घर पे खुद अपना सलाइवा लेके कलेक्ट करके लैब को भेज सकते हैं। इसमें मेजर एडवांटेज ये है कि आपको ना ही एक ट्रेन टेक्नीशियन चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा PPE की भी बचत होती है और एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। इंडिया में करंटली ICMR वैलिडेट कर रहे हैं वेरियस किट्स, बट ऐसा कोई किट अभी तक मार्केट में जो ICMR ने वैलिडेट करा है अभी अवेलेबल नहीं है। बट आई एम श्योर जो सारे साइंटिस्ट हैं इंडिया के बहुत ज़्यादा इस पे मेहनत कर रहे हैं कि ताकि इससे एक बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल होम कलेक्शन किट बन पाए जो सलाइवा पे बेस्ड हो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नैंग, ये सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और हमारे साथ इस वक्त हसमुख रावल भी जुड़ गए हैं, जो कि MD हैं माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन के पुणे से जुड़े हैं हमारे साथ। हसमुख, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने डॉक्टर डैंग को भी सुना, बहुत ज़रूरी है हमारे देश में टेस्टिंग और एडवांस डायग्नोस्टिक, क्यों? हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी है। अगर आप बाकी कंट्री से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे काफ़ी डाइवर्सिटी और डेंसिटी है। जब तक हम अर्ली डायग्नोस्टिक नहीं कर पाएंगे, जिस तरह से कोविड या कोई और डेडली डिजीज है, हम उसको जल्दी आप सेव कर नहीं पाओगे, नहीं आप उनके तरफ ज़्यादा मेडिकल अटेंशन दे पाओगे। इसलिए अर्ली, एक्यूरेट और हाई एंड टेस्टिंग ये बहुत ज़रूरी है हमारे कंट्री में, जहाँ पे हम इन्फेक्शन को जल्दी पकड़ के उसके लिए जो इलाज चाहिए उसकी सुविधाएं राइट टाइम पे उपलब्ध कर पाए। जी हसमुख, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या डायग्नोस्टिक एडवांसमेंट हमारे देश में आप उसे सेटिस्फैक्टरी स्तर पर कहेंगे या आप चाहेंगे कि और हो? डायग्नोस्टिक एडवांसमेंट हमें काफ़ी करनी पड़ेगी। अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे पास एक्सपर्टीज की है। अगर आप देखोगे, अगर हाई एंड टेस्ट बोलना है तो जो रियल टाइम PCR या मॉलिक्यूलर टेस्ट बोलते हैं, उसके लिए आपको काफ़ी हाई एंड सेटअप लगता है, आपको एक्सपर्टीज लगती है, जो मैन पावर है, टेक्निकल मैन पावर जिसे बोलते हैं, जो राइट हैंडलिंग करेगी। इसका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा एक्सपर्टीज और इतने ज़्यादा हाई एंड सेटअप अवेलेबल करना, ये भी एक बड़ा चैलेंज है अपने सरकार के लिए। इसी लाइन में अगर मैं आपको बोलना चाहूँ तो हमने 2 दिन पहले ही सीरम के साथ मशीन डेवलप की है, जो ये सारा जो हाई एंड डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के लिए जो सेटअप है या मैन पावर है या एक्सपर्टीज है, ये सारा एक बॉक्स में हमने लाया है। इसी तरह से काफी सारी एडवांसमेंट हमें लगेगी अगर इस तरह का और इसके आगे के भी फ्यूचर के प्रॉब्लम हमें एड्रेस करने हैं तो। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो जरूरी है कि नए नए तरीके टेस्ट करने के लाए जाएं, जो कि एकदम कटिंग एज हो और कम समय में और कम जगह लें। चलिए अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका का हाल बेहाल है। 24 घंटे में वहां 65,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं और ज्यादातर मामले 5 राज्यों से आ रहे हैं, जो शुरुआत से ही कोरोना वायरस की पाबंदियों को लेकर ढिलाई बरतते हुए नजर आए हैं। ऐसे में अस्पतालों और डॉक्टरों पर बोझ बढ़ गया है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ न्यूयॉर्क से सीधा जुड़ रही हैं डॉक्टर इशिता। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर इशिता। यही जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि अमेरिका में जिस तरह से ये दूसरी सर्ज हो रही है, इतने ज्यादा मामले आ रहे हैं, आपका नजरिया इस पर क्या है? जी, पर मुझे लगता है हमें साइंस की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमें मतलब सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि साइंस क्या बोलती है और रिसर्च क्या बोलती है, और उस पे अगर ध्यान दें तो ये साफ है कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, इन सब से हमारा इन्फेक्शन रेट कम हो सकता है। और जो लोग हैं
वो अगर इन चीजों को ध्यान दें और फॉलो करें तो पूरी सोसाइटी के जी। जो इन्फेक्शन रेट है वो उसमें कम करने में बहुत बहुत ज्यादा सफल होगा। जी बिल्कुल, आपने हमें बताया कि कितना ज़रूरी है कि हम साइंस पर ध्यान दें और जो ट्रंप कहते आ रहे हैं और सीडीसी कहते आ रही हैं, आपने बताया कि किस तरीके से वो दोनों अलग मैसेजेस लगातार देते आ रहे हैं, तो इससे लोगों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है कि आखिर वो किस बात को समझे। लेकिन किस तरह का प्रेशर अस्पतालों में आ गया है? बिल्कुल, जब न्यूयॉर्क में केसेस बहुत ज्यादा थे तब हमारे हॉस्पिटल्स में भी काफी ज्यादा स्ट्रेन था, आईसीयू सारे भरे हुए थे। और अभी हम वही चीज साउथ में देख रहे हैं कि काफी हॉस्पिटल्स पूरे मतलब फुल हो गए हैं, अभी आईसीयूज भी फुल हो गए हैं, उनको टेंट्स वगैरह लगाने पड़ रहे हैं अभी क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशंस और केसेस इतने बढ़ गए हैं। तो अभी बिल्कुल साउथ की जो स्टेट्स हैं वहाँ पे स्ट्रेन पड़ रहा है हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स और नर्सेस में, डेफिनेटली। लेकिन क्यों इतना बढ़ रहा है अमेरिका में ये हाल, ऐसा क्यों हो रहा है डॉक्टर इशिता? जो अमेरिका में अभी सिचुएशन है वो मतलब जो रीजन्स हैं अलग अलग उनमें मतलब अलग है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो इन्फेक्शन रेट है और डेथ रेट है वो कम हो गया है क्योंकि यहाँ पे हमें पहले इन्फेक्शन काफी हुई थी और ये पहली जगह थी जहाँ पे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो अभी जो साउथ और वेस्ट में स्टेट्स हैं वहां पे बढ़ रहा है, इसीलिए हमारा केस काउंट बढ़ता जा रहा है। पर अभी उन स्टेट्स में मुझे लगता है कि वो जो मेजर्स ले रहे हैं कि रीओपनिंग कम कर रहे हैं और इंडोर डाइनिंग और जैसे बार्स वगैरह भी शट डाउन कर रहे हैं, तो उसके साथ केस काउंट मैं होपफुल हूँ कि कम हो जाएगा। जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि अमेरिका में भी इस वायरस के ऊपर काबू पाया जाए। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और अब हमारे साथ लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए डॉक्टर सुरंजीत चैटर्जी अपोलो अस्पताल से जुड़ गए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। तो वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं करते हैं डॉक्टर चैटर्जी, पहला सवाल ले लेते हैं, पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम आश्रिति है और मैं जमशेदपुर से हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या बाजार में आधे घंटे रहने के बाद जब मैं घर आऊँ तो क्या मेरा कपड़े धोना उसके ठीक तुरंत बाद जरूरी है? इस पर क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? कपड़े और खासतौर पे जीन्स की चिंता रहती है, लोग कई बार धोते नहीं है हमेशा रोज, तो क्या किया जाए? देखिए, अभी तक तो अगर ये एयरबोर्न वाली बात जो कि अभी तक पता नहीं है कि ये एयरबोर्न वायरस है कि नहीं, उसमें अभी भी काफी कंट्रोवर्सी है क्योंकि एयरबोर्न वाली जो बात है हम लोग जो एग्री कर रहे हैं अभी तक कि इट इज ओनली इन क्लोज स्पेसेस, जहाँ की बंद कमरे हैं या जब डॉक्टर्स जब वो प्रोसीजर्स कर रहे हैं तब जाके एयरबोर्न हो रहा है। अदरवाइज इट इज मेनली व्हेन यू कम इन कांटेक्ट, जिसको कि एकदम क्लोज कांटेक्ट में आ रहे हैं, और अब अगर सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब अगर आप मेंटेन कर रहे हैं, ग्लव्स पहन के जा रहे हैं, तो योर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन स्टिल आर लो। अभी तक हम इस चीज पे एग्री नहीं कर पाए हैं कि ये एयरबोर्न है कि नहीं। हम लोग जैसे काफी डिस्कस कर चुके हैं, हम लोगों को अभी भी लगता है इट इज अ लिमिटेड एयरबोर्न डिजीज। पर आप जहां भी क्लोज स्पेसेस में जाएंगे तो हो सकता है कि वायरस वहां हो एंड आपके जो कपड़े हैं वो इन्फेक्ट हो रहे हो। तो आइडियली अगर आप धोना नहीं चाहते हैं देन इट हैज टू बी हैंग्ड आउट, इट हैज टू बी लेफ्ट ऑब्वियसली आउटसाइड द हाउस। आपके घर के बाहर आपको रखना पड़ेगा, और अगर घर के अंदर आए तो उसको एक बिन में रखना पड़ेगा या कहीं आप अलग जगह रखें उसको, एंड उसको सुखा दें थोड़ी देर के फॉर अबाउट 48 to 72 आवर्स। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसको हमेशा धोएं उसको। बट हाँ, आप घर में जब आ रहे हैं तो टू बी ऑन द सेफर साइड, अभी तक की जो हमारी साइंस बोलती है कि उसको एकदम घर को कॉन्टेमिनेट करने के लिए अलाउ ना करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम ये भी बता दें कि एक सवाल और ले लेते, चलिए वक्त हमारे पास है, पूछिए सवाल अपना। मैं मुंबई की रहने वाली 19 साल की अंजुम मिश्रा हूँ और मेरा सवाल ये है कि क्या मेरे और मेरे दोस्तों के लिए बाहर जाकर कपड़े खरीदना सुरक्षित है? डॉक्टर, ट्रायल रूम में जाना, कपड़े दुकान में ट्राई करना, आप क्या मानते हैं? देखिए, जहां भी क्लोज स्पेस होगा वहां ऑब्वियसली चांसेस ऑफ इन्फेक्शन हाई है। एंड जब ये एयरबोर्न वाली बात आ रही तो ऑब्वियसली थोड़ा हम लोग भी उसमें एग्री कर रहे हैं कि क्लोज स्पेसेस में होने का चांस है। बट अगर आप मास्क पहन के जाएं, ग्लव्स पहन के जाएं, क्राउडिंग नहीं करें, तो आप तो भी बच सकते हैं। एंड ये सब सोशल डिस्टेंसिंग और ग्लव्स पहनना, मास्क पहनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया, या जो हमारे स्टोर्स हैं
उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग एंड नंबर्स को लिमिट नहीं किया तो फिर मुश्किल है। तो ऑल दिस नॉर्म्स अगर हम फॉलो करें तो आप अपनी जिंदगी नॉर्मल शुरू कर सकते हैं, बट इन अ लिमिटेड वे एंड इन अ डिफरेंट वे। बिल्कुल सतर्क रहकर। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। तो फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि बीएसएफ के जवानों का जज्बा प्लाज्मा डोनेशन में कैसा है। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है कोरोना वायरस से जुड़ी खबरों में। अब हम उन लोगों को सलाम करते हैं जो अपनी तरफ से इस लड़ाई में योगदान दे रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के हमारे जवान न सिर्फ हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, बल्कि उन्होंने कोरोना से लड़ाई में भी सबसे आगे जाके मोर्चा संभाला। खुद उन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया है और उसके बाद अब लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप प्लाज्मा डोनेट करें, क्योंकि यही सच्ची देश सेवा है। उचित उपचार दिया और साथ साथ मैंने अभी मुझे पता चला कि मेरे प्लाज्मा द्वारा देश के अन्य नागरिकों का भी कोरोना से संक्रमित है, उनका इलाज हो सकता है। जैसे मैंने बिना देरी किए अपने आप को प्रेरित होकर प्लाज्मा डोनेट करने का निर्णय लिया, ताकि हमारे देशवासियों का जो कोरोना से संक्रमित है उनका सही से इलाज हो सके। हम सीमा प्रहरी अपने ध्येय वचन जीवन पर्यंत कर्तव्य को चरितार्थ करते हुए अपने शरीर का, रक्त का बूंद बूंद अपने देशवासियों की सेवा में समर्पण देने में हमेशा तत्पर रहते हैं। जय हिंद। और आइए जाते जाते हम आपको एक खास स्टेटिस्टिक्स दिखाते हैं। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए हैं जो कि हमें बताते हैं कि किस उम्र के लोगों को कितना खतरा है। इससे ये साफ हो जाता है कि अगर आप 14 साल की उम्र के अंदर हैं तो आपका खतरा कम यानी कि 1% है। 15 से 29 साल की उम्र में ये बढ़ जाता है 3% तक। लेकिन एक बड़ा जंप आता है 30 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए इसका खतरा बहुत ज्यादा है। ये मौतों के आंकड़ों से पता चल रहा है। और 45 से 59 साल को ये खतरा 32% तक मौतें जो दिखाती हैं हमें, उससे पता चलता है कि खतरा बढ़ गया। लेकिन सबसे बड़ा खतरा 60 से 74 साल के लोगों के लिए है, क्योंकि करीब 39% लोग जो मौतें हुई हैं ये मौतें इसी उम्र के लोगों की हुई हैं। और उसके बाद एक बार फिर से हम देखते हैं कि ये आंकड़ा गिरना शुरू हो जाता है। तो इस उम्र में अगर आप हैं तो आप अपना खास ख्याल रखें। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको याद दिलाना चाहेंगे कि सैनिटाइजर यूज करें, हाथ धोएं और हमेशा मास्क पहनें। नमस्कार।